जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। और आज मैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि कैसे मैं 99.36 परसेंटाइल लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, यूपी पैट 2 साल के बाद फिर से आ गया है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि पैट जैसी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसको भी 2 साल के बाद कराया जा रहा है। तो दोस्तों जो भी हो, अब 2 साल के बाद आया है या जो भी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा कि पैट एग्ज़ाम क्या है और पैट एग्ज़ाम के तहत क्या कहते हैं, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि 5 से 7 मिनट के अंदर मैं सारी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, उसके लिए तो प्रॉपर मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा ही। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिर पैट का सिलेबस क्या है और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। इस पर मैं पैट से संबंधित जितनी भी खबरें हैं मैं आपको देता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैट का सिलेबस है, अगर पैट के सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो उसके तहत ये है दोस्तों कि आपको 15 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। इन 15 टॉपिक्स में मतलब 15 खंड में सिलेबस को तोड़ दिया गया है। और दोस्तों इस कदर चीज़ों को बांट दिया गया है कि आप अगर देखें तो उसमें क्या है कि हर खंड के लिए कुछ ना कुछ अंक पहले से डिसाइड कर दिए गए हैं। जब दोस्तों इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको हर चीज़ का अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके आपका जो परसेंटाइल है वो 99 के ऊपर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गया था 99.3 से, तो आप कैसे 99 प्लस परसेंटाइल लेकर आएँ, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, सीधे सिलेबस पे क्या करते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या है कि भारतीय इतिहास वो 5 नंबर का उसने डिफाइन कर रखा है कि भारतीय इतिहास जो होगा वो 5 नंबर का होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये भी देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसने बता दिया है कि भारतीय इतिहास से, जो पूरा भारतीय इतिहास है उससे मैं 5 नंबर का दूंगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे मैं भी 5 नंबर का दूंगा। मतलब अलग अलग, इतिहास में भी लगभग 10 नंबर का आएगा लेकिन 5-5 नंबर अलग अलग आएगा। तो इस बात को जानना जरूरी है दोस्तों। कहते हैं कि तीर चलाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको चिड़िया की आँख दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आप कितनी भी पढ़ाई कर लेंगे, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे हर किसी की यही इच्छा होगी कि उसका जो परसेंटाइल आए वो 99 प्लस आए, 99.3, 99.5, 99.7, 99.8। मतलब हर कोई चाहता होगा कि 99, कोई नहीं चाहता है कि उसका परसेंटाइल 96, 95, 94, 91, ये कोई नहीं चाहता होगा। तो अगर आप इतने हाई लेवल का परसेंटाइल चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इतिहास के बारे में आपको बताया कि भारतीय इतिहास 5 नंबर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर। उसके बाद दोस्तों जब भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल भी 5 नंबर का है। अब आप दोस्तों सोचिए कि भूगोल में इतनी सारी चीज़ें हैं तो 5 ही नंबर का आ रहा है, तो क्या हम पूरे भूगोल को पढ़ के क्या कहते हैं 5 नंबर लेकर आएंगे? नहीं दोस्तों, हर चीज़ का सिलेबस इसमें तोड़ा हुआ है कि कैसे कैसे आपको क्या कहते हैं इतिहास, भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है। मतलब उसने सिलेबस में भी सिलेबस डिफाइन कर रखा है। तो एक बहुत खुशी की बात है कि जो क्वेश्चन सेटर होगा वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख कर क्या कहते हैं कि कहाँ से क्या कहते हैं हमने सिलेबस को रखा है, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक आपके लिए मतलब अच्छी खबर है कि सिलेबस डिफाइन है। उसके बाद दोस्तों आता है इकोनॉमिक्स की बात कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी 5 नंबर का आ रहा है। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और लोक प्रशासन की बात करें तो वो भी 5 नंबर का आपके सिलेबस में डिफाइन है। और रही बात सामान्य विज्ञान की, मतलब जनरल साइंस जो है वो भी आपको 5 नंबर है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों को मिला के 5 नंबर है। और प्राथमिक अंक गणित, जी हाँ दोस्तों, गणित भी इसमें कई तरीके से डिफाइन है, ये देखने वाली बात है। प्राथमिक अंक गणित है वो 5 नंबर का है। और अगर आप ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे और तालिका की बात करेंगे तो वो 10-10 नंबर के डिफाइन किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारा खेल ग्राफ और तालिका से है। सारा मेरिट जो डिफाइन होता है वह ग्राफ और तालिका से डिफाइन होता है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर, रीजनिंग
5 नंबर समसामयिकी। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। करंट अफेयर्स लगभग 10 नंबर का है, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और सामान्य जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस है, वो भी 10 नंबर का आ रहा है। तो ये जो नंबर होते हैं जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पहचान गए तो निश्चित तौर पे सफलता की जो सीढ़ियाँ उसको चूमने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं जब, तो हमें अपना सिलेबस ही नहीं समझ आता है कि सिलेबस है क्या। सिलेबस को हम देख तो जरूर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तक जाकर हम गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग आपको दिखते होंगे कि बेहतर नंबर लेकर आते हैं या बेहतरीन मार्क्स ले आ रहे हैं, वो कहाँ से ले आ रहे हैं? क्या वो आपसे अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उनको सिलेबस की अच्छी समझ हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत कम करेंगे तो काम चल जाएगा। निश्चित तौर पे आपको मेहनत तो करना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस कहाँ तक? समझ के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। केवल अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने एक लाइन पढ़ ली है कहीं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें कहीं ना कहीं फलीभूत होगी। अब बात करते हैं हिंदी गद्यांश और व्याकरण। ये 10 नंबर का आएगा। और जैसा कि मैंने ग्राफ और तालिका के बारे में आपको बता दिया कि वो 10-10 नंबर के हैं। तो अगर 10 नंबर की चीज़ों को अगर हम देखने की कोशिश करें आपके सिलेबस से, तो वह है तालिका, ग्राफ। तालिका ग्राफ मिला के 10-10 नंबर, और हिंदी गद्यांश और व्याकरण 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, और करंट अफेयर्स 10 नंबर। तो 50 नंबर जो है वो 10-10 नंबर के सामने से दिख रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 5 खंड आपके 50 नंबर दिलाने की क्षमता रखते हैं। इस 50 नंबर पे जिसकी जितनी ज़्यादा पकड़ होगी, निश्चित तौर पे उसका नंबर उतना ज़्यादा बेहतर आएगा। तो मेरा यही कहना है कि जैसे जितनी भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, चाहे भारतीय इतिहास दी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, भूगोल दिया है, जितने भी सिलेबस हैं, मैं हर सिलेबस का मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि हाँ, मतलब आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने ये चीज़ें की हुई हैं तो निश्चित तौर पे आप भी कर सकते हो। और दोस्तों ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद जब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो निश्चित तौर पे आपको क्या होगा कि कुछ परसेंटेज बच्चों को ही लिया जाएगा। प्री से एक कट ऑफ सेट कर दिया जाएगा। इस कट ऑफ के बाद क्या कहते हैं, बाकी बच्चे नहीं आ सकते हैं। इसके ऊपर जो बच्चे होंगे वही सेलेक्ट होंगे। तो निश्चित तौर पे जब वो चीज़ होगी, और वो दिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ना हो कि जब आप छाटे जाओ तो आपको कितना दर्द होगा। निश्चित तौर पे जब रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन हमेशा पेन देता है। तो इस पेन से बचने के लिए आपके पास अभी बहुत समय है। कल क्या हुआ है कि कल जो पेट का फॉर्म था उसका लास्ट डेट कल ख़त्म हो गया है। तो निश्चित तौर पे आज मैंने इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को समझने की कोशिश करें। और जब ये आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात कि जितने भी 15 खंड हैं, मैं हर खंड के लिए मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आऊँगा और मैं उसके लिए बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी आपको जो भी कोई डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और आपका साथ में पेट एग्ज़ाम तक दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात आज मैंने आपसे बात की तो उसके बाद मैं क्या कहते हैं गायब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। और निश्चित तौर पे मैं आपकी जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। एक गाइड के रूप में मैं आपके साथ चलूंगा। इसी के साथ कि आप अपने सिलेबस को समझें और मेहनत करने की कोशिश करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।